हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लेक्चर सीरीज में आज का मेरा ये 9th लेक्चर है। आज मैं बात करूंगा शिक्षार्थी की विशेषताएं। आपके सिलेबस में दूसरा टॉपिक है। इसके पहले हम लोगों ने कवर किया टीचिंग कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद चूंकि टीचिंग से रिलेटेड विधियां होती हैं, विधियां का उपयोग टीचर करता है, इसलिए हमने दूसरा पॉइंट छोड़ के तीसरा पॉइंट और चौथे पॉइंट की लर्नर सेंटर, टीचर सेंटर्ड और टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ाया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम उसके बाद तीसरे कॉन्सेप्ट से लौट के फिर दूसरे में आ रहे हैं। तो हम पढ़ाने का इस तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उनको जोड़ के ही पढ़ाया जाए, भले ही वो सिलेबस में कहीं भी ऊपर नीचे हो। तो दूसरा टॉपिक पे हम लौट के आ रहे हैं शिक्षार्थी की विशेषताएं, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें दो चीजें हैं। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में दो चीजें लिखी हुई हैं उसमें कि किशोरावस्था पढ़ना है और वयस्क विद्यार्थी जो है एडल्ट लर्नर, उसकी विशेषता पढ़नी है। और 4 रेफरेंस में विशेषताएं पढ़नी है। एकेडमिक विशेषताएं उसकी क्या है, सोशल क्या है, इमोशनल क्या है, कॉग्निटिव क्या है। तो इसे इसी फ्रेम में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये आता है कि लर्नर है कौन। तो लर्नर है जो लर्न करता है। लर्नर कौन है? जो लर्न करता है। तो लर्न करने का मतलब क्या होता है? तो इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से व्यवहार में जो चेंज आता है, और कैसा चेंज होता है? रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। तो अभ्यास और अनुभव से व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जो होता है उसे सीखना कहते हैं, या अधिगम कहते हैं, या लर्निंग कहते हैं। तो लर्निंग जब कोई व्यक्ति होता है, कौन करेगा लर्निंग? कोई पर्सन करेगा, कोई व्यक्ति करेगा। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। उस व्यक्तित्व में कई सारे डायमेंशन होते हैं। कौन से? फिजिकल हो जाए, शारीरिक, दूसरा हो गया साइकोलॉजिकल डायमेंशन हो गया, तीसरा इमोशनल डायमेंशन हो गया, कॉग्निटिव हो गया, आपका इकोनॉमिकल हो गया, इकोनॉमिकल के बाद अगला हो जाएगा आपका इमोशनल हो गया। इस तरीके से कई सारे डायमेंशन, कल्चरल हो गया। इस तरीके से कई सारे डायमेंशंस मिलके व्यक्ति बनता है। तो यहां से हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हमने लर्निंग की डेफिनेशन बताई। लर्निंग की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई? अभ्यास और अनुभव से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। और हर एक लर्निंग का उद्देश्य क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन लाना। जब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो लर्निंग नहीं है। लर्निंग का उद्देश्य क्या है? व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो किसके व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे? किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ह्यूमन लर्निंग की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन लर्निंग में क्या करेंगे? व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे। तो व्यक्ति कौन है? पर्सन है। तो पर्सन की क्या होती है? पर्सनालिटी होती है। किन किन पक्षों में व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आना संभव होता है? तो पर्सनालिटी के वो पक्ष होंगे जिन जिन में व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना संभव होगा। तो कौन कौन से पक्ष होते हैं? फिजिकल हो गया, शारीरिक परिवर्तन, साइकोलॉजिकल चेंजेस, इमोशनल हो गया, इथिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, कल्चरल हो गया, कॉग्निटिव हो गया। तो एक व्यक्ति जितने पक्षों से उसकी व्यक्तित्व मिलकर बना हुआ है उन्हीं सब में परिवर्तन आता है। किससे परिवर्तन आता है? या तो अभ्यास से आएगा या अनुभव से आएगा। तो यह क्या है? हमें इन्हीं डायमेंशंस में जिन पक्षों में परिवर्तन हमको लाना है उसी के आधार पे हमें विशेषताएं पढ़नी होती हैं। अब मेन बात जो ये है कि एक शिक्षार्थी जो माना ये जाता है कि एक विद्यार्थी बचपन से क्या होता है? कोरी स्लेट की भांति होता है। उसके ऊपर धीरे धीरे अनुभव से चीजें लिखी जाती हैं। धीरे धीरे वह अपने अनुभव से क्या करता है? धीरे धीरे चीजें एनवायरनमेंट के संपर्क में आएगा, सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को ग्रहण करेगा। इंफॉर्मेशन को ग्रहण करने के बाद वो क्या करेगा? उन्हें समझेगा। समझने के बाद उस हिसाब से उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा और धीरे धीरे इसी हिसाब से लर्निंग क्रम दर क्रम, चरण दर चरण होती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये जो व्यक्ति है तो उसके व्यक्तित्व की डिफिनेशन क्या होती है? तो उसके व्यक्तित्व की डिफिनेशन होती है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोशारीरिक तंत्रों का एक गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के, जैसे व्यक्तित्व किसका है? किसी व्यक्ति का है। तो व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोशारीरिक, कौन कौन सी चीजें निकल के सामने आ रही है इसमें? साइकोफिजिकल सिस्टम,
साइको मतलब मानसिक, फिजिकल मतलब शारीरिक, और सिस्टम तो है कोई शरीर बिना मन के, मन बिना शरीर के संभव है नहीं। तो साइको फिजिकल सिस्टम है, मनो शारीरिक तंत्र, मन और शरीर से मिलकर बना हुआ एक तंत्र है। व्यक्तित्व मन और शरीर से मिलकर बना हुआ एक तंत्र है। व्यक्तित्व व्यक्ति के मनो शारीरिक तंत्र सा गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक संगठन का क्या मतलब है? इसमें गति होती रहती है, कभी आज ये परिवर्तन हो गया, कभी ये चेंज हो गया, कुछ आज ये सीख लिया, कल को कुछ और सीख लूंगा। तो कैसा संगठन है? गत्यात्मक संगठन है, जो वातावरण के साथ उसके एडजस्टमेंट को निर्धारित करता है। वातावरण के साथ आदमी एडजस्ट करता है, कहीं चला गया ज्यादा मच्छर है वहां भी एडजस्ट करना है, कहीं चला गया ज्यादा गंदगी है वहीं खाना खाना है तब भी उसको एडजस्ट करना है, कहीं चला गया एसी है, बहुत ज्यादा एसी उसको सूट नहीं करती फिर भी वहां पे बैठना है, वहां उसको एडजस्ट करना है। तो वातावरण के साथ वो क्या करेगा? अपनी स्टाइल में एडजस्ट करने का प्रयास करेगा। यह होता है व्यक्तित्व का परिभाषा, जिसे एक बार फिर बता देते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील संगठन है, जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। यह परिभाषा दिया है अल्पोर्ट ने 1937 में। अब हम लोग बात करते हैं कि किशोरावस्था की क्या विशेषताएं होती है, किशोरावस्था का लर्नर कैसा होता है। तो इसके लिए आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि किशोरावस्था क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। इसका वीडियो डिटेल में, एक पूरा किशोरावस्था का वीडियो भी मेरे प्लेलिस्ट में है, लाइव वाले सेक्शन में आप जाके देखेंगे तो किशोरावस्था का एक बढ़िया सा वीडियो आपको मिलेगा, आपको वहां से इसको देखना चाहिए। फिर भी थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे बता देता हूं आप लोगों को। किशोरावस्था चूंकि एडोलसेंस है और स्टेनले हाल ने इसको क्या कहा है? तूफान की अवस्था। तूफान की अवस्था इसको इसलिए कहा जाता है कि यह जो है एडल्ट बनने और बाल्यावस्था दोनों के ब्रिज की अवस्था है, पुल की अवस्था है, बीच की अवस्था है। यहाँ पे फिजिकल और साइकोलॉजिकल इतने ज्यादा व्यक्ति में चेंजेस आते हैं कि अगर कोई संभाल लेता है तो उसके व्यक्तित्व का पॉजिटिव डायरेक्शन में विकास होता है, और कोई अगर डाइवर्ट हो जाता है तो यहीं से बच्चे के बिगड़ने की संभावना होती है। किशोरावस्था वो जगह होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिम्मेदारियां और अल्लड़पन का एक संयुक्त रूप होता है। ये अवस्था जब तक भी चलती है, इसे टीनेज कहते हैं क्योंकि 13 से 19 तक चलती है। तो यह बहुत ही परिवर्तन की अवस्था होती है। और बाकी इसमें मेन बात यह होती है कि एक शिक्षार्थी में किशोरावस्था क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें सोसाइटी क्या एज रहेगी? 13 से 19। इसी में मेन क्लासेस पढ़नी होती है, वो इसी में वो समझदार माना जाने लगता है कि यह अब बड़ा हो रहा है, यह समझदार हो जाएगा कुछ दिनों में, अब इसे इस तरीके की गलतियां नहीं करनी चाहिए, इसे घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए, इसे इस तरीके से सोच रखनी चाहिए। उम्मीदें समाज की इसके प्रति बढ़ने लगती हैं, और उसका जो बाल्यकाल है कि कुछ भी कर दो चल जाएगा वाली स्थिति से धीरे धीरे निकलना शुरू करता है। और एक शिक्षक, एक समाज उसको एक विद्यार्थी के रूप में देखना शुरू करते हैं, विद्यार्थी के रूप में उम्मीदें करते हैं, और विद्यार्थी के रूप में उसे कंपटीशन का, प्रतियोगिता का भान करा देते हैं कि भैया तुम्हें अब ये क्रैक करना है, क्या बनोगे क्या नहीं बनोगे, उसको देखो उसने ये करके वो बन गया, उसको देखो वो करके वो बन गया। ये जो दबाव होता है, एक तो ये दबाव की अवस्था है, व्यक्ति अपनी फिजिकल साइकोलॉजिकल चीजों के दबाव में खुद ही रहता है। दूसरा, सोसाइटी का जो प्रेशर पड़ता है ना, वह इतने तरीके से डिस्टर्ब करता है किशोरावस्था में बच्चे को कि वह अपनी स्थिति को, परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए बहुत जद्दोजहद करता है। अब इसी क्रम में क्या होता है, उसे बिगड़ने की संभावनाएं होती हैं। अब कहीं से जो प्रेशर होता है उसको रिलीज करना चाहता है, जैसे कहीं पर प्रेशर इकट्ठा बनता चला जाता है तो कहीं से निकलता है। कुकर में गैस बनती चली जाती है, खाना बनता रहता है तो कहीं न कहीं से सीटी मारती है और निकलती है। उसी तरीके से जब प्रेशर चारों साइड से पड़ना शुरू हो जाता है, पेरेंट्स से, रिश्तेदारों से, सोसाइटी से, अगल बगल से, पड़ोस वाले अंकल से, तो वो जो प्रेशर पड़ता है उसको निकालने के लिए वो क्या करता है, अपने पीयर ग्रुप के पास जाता है। पीयर ग्रुप कौन होता है? जो फ्रेंड्स होते हैं।
तो फ्रेंड्स होते हैं तो उनकी जिंदगी देखता है, तो सब भाई जितने भी फ्रेंड है 4-5 हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं, अलग अलग तरीके के उनके घर की स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में वो कंपेयर करता है, और वहां से अगर थोड़ा सा उसको प्यार मिल गया और थोड़ा सा उसको सपोर्ट मिल गया तो वह निगेटिव, और ऐसा सपोर्ट दे के अगर वो लड़के साथ वाले उसको निगेटिव डायरेक्शन में लेके जाना चाहें तो वहां भी निगेटिव डायरेक्शन में लेके आराम से वो चले जाते हैं, किसी तरीके की कोई वो रुकावट उसमें नहीं आती है। तो किशोरावस्था की मेन चीजें क्या हैं क्या नहीं है, इसको पढ़ने के लिए आप किशोरावस्था वाला मेरा वीडियो देखिएगा, लाइव वाले सेक्शन में मिलेगा आपको, वहां से आप इसको देखिएगा, डिटेल में वहां बताया गया, बहुत जरूरी है। फिर आगे बात करते हैं, आगे जो पढ़ना है वो ये है कि एकेडमिक मतलब अकादमिक विशेषताएं, एकेडमिक मतलब अकादमिक मतलब लिखने पढ़ने से रिलेटेड, उसके पढ़ना, परीक्षा देना, पास होना, डिग्री लेना, स्कूल कॉलेज में क्या कर रहा है, यह सारी चीजें जो होती हैं वो एकेडमिक में आती हैं। एकेडमिक मतलब लिखने पढ़ना, मतलब स्कूलिंग सिस्टम में जितनी चीजें आती हैं वो एकेडमिक है। सोसाइटी सामाजिक, तीसरा है भावनात्मक, और चौथा है संज्ञानात्मक। एक शिक्षार्थी की अकादमिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विशेषताएं क्या होती हैं, कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं संज्ञानात्मक विशेषताओं के बारे में। तो संज्ञानात्मक विशेषताएं, किसी भी शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक विशेषताएं समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर कोई व्यक्ति शिक्षक बनने जा रहा है। तो शिक्षक बनने जा रहे व्यक्ति के लिए ये क्यों जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी जिस तरीके से आप लोग देखते होंगे कि पहली दूसरी क्लास में दूसरा सब्जेक्ट मैटर रखा जाता है, कठिनाई स्तर गणित का, अंग्रेजी का दूसरा रखा जाता है। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती हैं कठिनाई स्तर दूसरा होता चला जाता है, कठिनाई स्तर बढ़ता चला जाता है, पहली बात। अब जब कठिनाई स्तर बढ़ता चला जाता है तो यही बात यहां समझ में आ रही है कि संज्ञानात्मक विकास धीरे 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 होता है, इकट्ठा नहीं होता है। तो जब संज्ञानात्मक विकास धीरे धीरे होता है तो आपको एक शिक्षक के रूप में इसलिए जानना इसको जरूरी है कि जब आप जानेंगे कि किस वर्ष का, कितने वर्ष का बच्चा किस तरीके से सोचता है, कितना ग्रहण कर सकता है, कितनी उसकी समझने की, कार्य करने की, एक्टिव रहने की एबिलिटी है, इन सब को जब आप जानेंगे तभी उसे सही गाइडलाइन और सही तरीके से टीचिंग उसके साथ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब हमें यह पता हो कि किसी पात्र में कितना पानी जाएगा तब उसमें हम पात्र में पानी डालेंगे। जैसे गिलास में कितना पानी जाएगा हमारे सामने रहता है, पानी डाल रहे हैं, दिख रहा है। ऐसे ही मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का अपनी ग्रहण क्षमता है, व्यक्ति का जिसको हम पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षार्थी है, उसका किसी चीज को, किसी कॉन्सेप्ट को समझने का, ग्रहण करने की अपनी क्षमता है। तो अगर उसकी क्षमता से ज्यादा चीजें हम डालेंगे तो वो ग्रहण नहीं कर पाएगा, उसका एक्विजिशन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं समझना एक शिक्षक को बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, क्योंकि यह कई स्टेप्स में होती हैं और इन स्टेप्स को समझने के बाद आसानी से टीचिंग कर पाना सरल होता है। तो संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज्यादा जो फेमस सिद्धांत है वो पियाजे का है। किसका सिद्धांत है? पियाजे का। तो पियाजे का सिद्धांत जो है उसमें 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं। 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं। कौन कौन सी? सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है और फॉर्मल ऑपरेशनल है। यह 4 अवस्थाएं पियाजे ने बताई है। और पियाजे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके सिद्धांत को समझने के बाद इससे डायरेक्ट प्रश्न टेट के एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। कम से कम 5-6 क्वेश्चन पियाजे का पक्का पूछा जाता है हर एक टेट में, सी टेट या किसी स्टेट के टेट हो, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, पियाजे से 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, यह श्योर है। दूसरी बात, पियाजे का सिद्धांत से 1-2 क्वेश्चन हायर में भी पूछे जाते हैं। मेन बात यह है कि पियाजे को समझने के बाद एक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और डायरेक्ट पियाजे से प्रश्न नहीं भी आता है तब भी आप बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। पहले हैं पियाजे, दूसरे हैं ब्रूनर,
ब्रूनर का सिद्धांत छोटा सा है, इसमें 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं, लेकिन चूंकि पियाजे और ब्रूनर कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं, संज्ञानात्मकवाद के साइकोलॉजिस्ट हैं, इसलिए इन लोगों का सिद्धांत जब कंपेयर करके पढ़ा जाता है तभी अच्छे से चीजें समझ में आती हैं। और क्या होता है, किसी भी जैसे अकादमिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, ये विशेषताएं कहाँ से निकली हैं? अगर मैं कहूं कि एक लर्नर की संज्ञानात्मक विशेषता, भावनात्मक विशेषता, सामाजिक और अकादमिक विशेषता बताइए, तो ये विशेषताएं आई कहाँ से? ये विशेषताएं मनोवैज्ञानिकों ने बताई हैं। मनोवैज्ञानिकों ने कहाँ बताया है? मनोवैज्ञानिकों ने विशेषताओं को अपने सिद्धांतों में बताया है। तो आप सिद्धांतों से बिन विशेषताएं बस पढ़ने से अच्छा है आप उन सिद्धांतों को ही ठीक से पढ़ जाइए अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सिद्धांत की समझ रखेंगे, सिद्धांत के नेचर की समझ रखेंगे, तो आपको क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो क्या करना है आपको? मेरे वीडियोस की एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो प्लेलिस्ट है उसमें पियाजे का सिद्धांत है, थोड़ा लंबा है, आप लोगों को दिक्कत होगी, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन 52 मिनट का है। अब 52 मिनट के उस वीडियो को अगर आप ढंग से देख के नोट्स बना लेंगे तो निश्चित है कि भविष्य में आपको बार बार कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांतों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे अगर उसको देखेंगे। उसमें एक एक कॉन्सेप्ट बढ़िया से बताया गया है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो पियाजे के सिद्धांत का मैंने छोड़ा हो। दूसरा, ब्रूनर का सिद्धांत 10-12 मिनट का है, इसको भी आप लोग देख लेंगे, और जब इसको देखेंगे तो आपको आराम से संज्ञानात्मक विकास का जो विशेषताएं एक लर्नर की होती हैं, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में एक बच्चा मतलब लर्नर, क्योंकि वो भी पढ़ाई ही करता है, तो उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कितना सीख पाने की क्षमता होती है, कितना नहीं होती है, क्या कमियां होती हैं, ये यहां से आप आराम से प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास को मिटा देते हैं, इसको हमने पढ़ा दिया है, आपको कैसे पढ़ना है ये भी बता दिया। अब आप बात करते हैं इसकी क्या करना है आपको। अब हम लोग बात करते हैं भावनात्मक के बारे में। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? तो यह वो विशेषताएं होती हैं जो परिपक्वता के साथ बढ़ती हैं। उदाहरण के लिए आपके भावों का कमजोर होना और आपके भावों का मजबूत होना। भाव क्या होते हैं? भाव नॉर्मली एक विद्यार्थी के किस तरीके के होते हैं, इसको समझने के लिए आपको यह देखना चाहिए कि आपने भी स्कूलिंग की है, आप कॉलेज में हैं, या आपने जितनी पढ़ाई की है उसमें देखिए कि कौन कौन सी चीजें आपको प्रभावित करती थी, कौन कौन से विषय वस्तु से आपको दिक्कत होती थी, कहां पर आप दुखी होते थे। तो दुखी कब होते थे? दुखी आप तब होंगे, अब यह समझिएगा ध्यान से, दुखी आप तब होंगे जब आप होमवर्क नहीं करके जाएंगे और आपका अध्यापक भरी क्लास में आपसे क्वेश्चन आंसर करेगा तो आपको बेइज्जती फील होगी, वो आपके भाव हैं वो हर्ट हो रहे हैं। दूसरा भावनात्मक दिक्कत आपको कहाँ आएगी? जब 4 मित्रों में आपकी प्रशंसा नहीं होती, किसी एक की होती है, तो वहां पे आपको बुरा फील होता है। तीसरी विशेषता शिक्षार्थी की क्या होती है भावनात्मक? यह होती है कि वह अपने उस किसी शारीरिक कमजोरी की वजह से अपने आप को कमजोर समझता है, क्षुब्ध रहता है, कष्ट में रहता है। चौथी विशेषता, अपने IQ, अपनी योग्यता, अपने खुलेपन न होने और बाकी स्टूडेंट्स के कंपेयर में, तुलना में अपने आप को उतना ज़्यादा प्रभावशाली टीचर्स की नज़र में जब वो नहीं देखता तब दुखी होता है। पूरी क्लास में अगर 40-50 बच्चों की क्लास है और वह उतना प्रभावशाली रूप में अपने आप को शो नहीं कर पाता, शिक्षक की नज़र में नहीं बन पाता, तो ऐसी चीज़ों में भी कंपेयर करके अपने आप को क्या महसूस करता है? वो दुखी महसूस करता है। यह होती हैं भावनात्मक विशेषताएं। तो भावनात्मक विशेषताएं कौन कौन सी होंगी जिनको आप समझ सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह होती है कि भावनात्मक विकास भावनात्मक परिपक्वता से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? परिपक्वता से, जिसको कहते हैं इमोशनल मैच्योरिटी। और 2 शब्द हैं भावनात्मक विकास से, एक IQ है, दूसरा EQ है। ये दोनों क्या होते हैं पहले इसके बारे में समझ लेते हैं।
आईक्यू को कहते हैं इंटेलिजेंस कोसेंट और ईक्यू को कहते हैं इमोशनल कोसेंट। तो आईक्यू क्या है? आईक्यू समझेंगे तो ये आप ईक्यू समझेंगे। भावनात्मक परिपक्वता, भावनात्मक विकास का संबंध ईक्यू से है। तो आईक्यू क्या है? केवल बुद्धि का होना। बुद्धि आपकी बहुत अच्छी है, बहुत कुशाग्र बुद्धि है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप भावनात्मक रूप से भी मजबूत हों। उदाहरण के लिए, एक किसी कंपटीशन में कोई बच्चा सेकेंड रैंक लाए और सुसाइड कर ले, तो सेकेंड रैंक लाने वाला, अगर 10 लाख लोगों ने पेपर दिया, उसमें सेकेंड रैंक लाने वाला बच्चा कहीं न कहीं बहुत कुशाग्र बुद्धि का, बहुत जीनियस होगा। तो आईक्यू तो उसकी बहुत अच्छी है, आईक्यू हमने कहा 180 है उसकी, बहुत ज्यादा आईक्यू है, लेकिन सुसाइड कर लिया तो उसके पास ईक्यू नहीं है, भावनात्मक रूप से वो विकसित नहीं है। वो छोटी छोटी बातों को प्रति इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि अपना जान तक ले लिया। मतलब ये कि ईक्यू का मतलब है कि वातावरण के साथ अपने मानसिक भावनात्मक स्थिति का संतुलन बनाने की क्षमता। अर्थात भावनात्मक विकास कैसे होता है? आप इन्वायरमेंट के और अपने साथ जब सामंजस्य बनाना स्टार्ट कर देते हैं, आप यह समझना शुरू कर देते हैं कि कौन सा परिस्थिति में किस तरीके का व्यवहार करना है, किस परिस्थिति में क्या एक्शन करना है, किस परिस्थिति में सोसाइटी के साथ कैसे तालमेल बना के चलना है। जब इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बननी शुरू होती है तो इसका मतलब होता है कि आपके भावों का परिष्कार हो रहा है। ओवर सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, न ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए, न इनसेंसिटिव होना चाहिए कि संवेदना ही न पड़े। ज्यादा सेंसिटिव क्या है? थोड़ी सी कोई बात हुई, विचलित हो गए, परेशान हो गए, घबरा गए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उत्तेजित हो गया, पसीना चलने लगा, एकदम घबरा गए, गिर गए, बेहोश हो गए, ज्यादा सेंसिटिव है, बात जरा सी है। अभी एक घटना हुई थी कि कहीं पे एक बारात में गए थे, वहां पे एक छोटी बच्ची रही होगी उस परिवार की, तो वह आंखों से ओझल हो गई, पूरा घर रोने लगा। अब 5 मिनट में बच्ची पता नहीं कहां से आ गई। क्या मतलब है इसका? ओवर सेंसिटिव है आप। खतरा जितना नहीं है उससे ज्यादा लेना, खतरा जितना बड़ा नहीं है उससे ज्यादा महसूस करना, ओवर सेंसिटिव है, भावनात्मक कमजोरी है। और खतरा जितना बड़ा है उसका जरा भी नहीं लेना। मतलब किसी के घर में डेथ हो गई, लेकिन आप सो रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपके घर में भी कोई अनहोनी घट गई, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इनसेंसिटिव होना इसको कहते हैं। तो ना इनसेंसिटिव होना है, ना ओवर सेंसिटिव होना है, दोनों के बीच की स्थिति जो बनती है उसे कहते हैं भावनात्मक रूप से मजबूत होना, भावनात्मक रूप से परिपक्व होना। तो एक शिक्षार्थी जो है उसमें किशोरावस्था में अलग भावनात्मक विशेषताएं होती हैं, बाल्यावस्था में अलग भावनात्मक विशेषताएं होती हैं। उसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि किशोरावस्था, बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भावनात्मक विशेषताओं में कि किस तरीके से बच्चा जन्म के बाद चीजों को लेता है। जन्म के बाद पहली विशेषता बच्चों में यह देखने को मिलती है कि वो अटेंशन सीकिंग वाले होते हैं, ध्यान आकर्षित करने वाले होते हैं, और अगर उन्हीं के मन की चीजें नहीं होती हैं तो उन्हें कष्ट होता है। तो वहां पे भाव किससे जुड़ा हुआ है? अटेंशन से। बच्चा अपने आप को दुनिया का विशिष्ट व्यक्ति फील करता है बाल्यावस्था में। तो वहां पे बच्चा क्या है, अगर आप उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, उसकी हर एक बात मान रहे हैं, तो उसकी भावनाएं ठीक है, रोएगा नहीं, उसको कष्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप उसके अगेंस्ट जाके चीजें करेंगे, रोना पीटना शुरू कर देता है, पैर फेंकेगा, गिर जाएगा और धूल में लोटने लगेगा, इस तरीके की चीजें करना शुरू करता है। तो मतलब अपने आप को प्रदर्शित करता है कि मुझे इस बात से दिक्कत हो रही है, मुझे कष्ट हो रहा है। तब भावना परिपक्व नहीं होती है। उसके बाद दूसरी स्टेज किशोरावस्था की होती है। किशोरावस्था में भावनात्मक विशेषता लर्नर की क्या होती है? किशोरावस्था में ओवर सेंसिटिव होता है व्यक्ति, ओवर सेंसिटिव होता है। वह अपने आप को ऐसा मानता है कि मेरी पहचान है, मुझे लोग जानते हैं, मैं विशिष्ट व्यक्ति हूँ, साथ ही साथ मेरे अंदर कमियां नहीं है, मैं जो निर्णय लेता हूँ वही सही है, सोसाइटी में जो लोग सिखाते हैं ये सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मैं जो करता हूँ वही सही करता हूँ, ये बिन मतलब की बातें करते हैं। तो इस तरीके से बगावती किशोरावस्था में होता है, सामंजस्य बना पाने की थोड़ी सी एबिलिटी उनके अंदर नहीं होती है। और इसके अगेंस्ट एक भाव उनके अंदर होता है जिम्मेदारी का भाव, कि घर परिवार मेरा ही है,
माँ बाप की सेवा मुझे करनी है, मुझे पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना है, पैसा भी कमाना है, सबका पेट भी भरना है और साथ ही साथ स्टडी करना है, बड़ा आदमी बनना है, या दूसरे तरीके के भाव होते हैं। तो ये दोनों भाव पैरेलल किशोरावस्था में देखे जाते हैं, और जब एक भाव ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है तो व्यक्ति विकास कर जाता है, एक भाव कम डोमिनेंट होता है तो व्यक्ति डिमोरलाइज हो जाता है और उसका विकास नहीं हो पाता है। उसके बाद तीसरी अवस्था क्या होती है, जैसे किशोरावस्था से एडल्ट लर्नर बनता है व्यक्ति, जैसे ही एडल्ट लर्नर बनता है तो क्या होता है, एडल्ट लर्नर में जिम्मेदारियां आ जाती हैं, उसे अपने जिंदगी को लेके क्या करना है यह श्योर हो जाता है और अपनी स्थिति को बनाना शुरू करता है। तो यहाँ पे भावनात्माओं को, दुख को, कष्ट को, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना मुनासिब नहीं होता है। यहाँ से व्यक्ति अपने आप को समेटना शुरू कर देता है और बहुत सारी चीजें व्यक्त नहीं करता, तो यह भावनात्मक रूप से परिपक्व को माना जाना शुरू कर देता है और जिम्मेदार माना जाना शुरू कर देता है। तो यह चूंकि कॉलेज की स्थिति में होती है, आप लोग भी देखते होंगे, आपकी जो नीड होती है अपने घर वालों को नहीं कहते होंगे, आपकी जो नीड, अगर परिपक्वता की बात करें, एक इमेच्योरिटी होती है, तो आपकी एज में भी बच्चे क्या बोलेंगे कि मुझे ये दे दो। आपकी एज का मतलब कॉलेज स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बाइक दे दो, मुझे लैपटॉप दे दो, पेरेंट्स से प्रेशर बना रहे हैं, पढ़ना नहीं है, जबरदस्ती के डिमांड्स करेंगे। तो ये वो भावनात्मक स्थिति होती है जिसमें क्या करते हैं, क्षुब्धता प्रकट करना भावनात्मक रूप से। दूसरी भावनात्मक स्थिति होती है कम चीजों में गुजर करना, पेरेंट्स को कोऑपरेट करना, ज़्यादा व्यक्त न करना अपने आप को, अपनी ज़रूरतों को खुद कम में पूरा करना, ये सारी चीज़ें एडल्ट की भावनात्मक विशेषताएं होती हैं। फिर उसके बाद सामाजिक विशेषताएं लर्नर की क्या होती हैं। सामाजिक विशेषताएं लर्नर की देखिए, आप लोग इसको आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि आपके आसपास, आपकी ज़िंदगी में भी और आस पड़ोस में भी चीज़ें आपकी घटती हैं। वही आस पड़ोस आपका सोसाइटी है, आपका स्कूल आपकी सोसाइटी है। तो सोसाइटी, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स एक लर्नर की क्या हो सकती हैं, इसे हम लोग सामान्य शब्दों में कैसे समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि सोसाइटी में एक लर्नर अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग विशेषताएं रखता है। जैसे बाल्यावस्था में बालक जो है जब स्कूल जाना शुरू कर देता है, तीसरी चौथी पांचवी में, तो वहाँ पे बालक की सामाजिक विशेषताएं अलग होंगी। जैसे ही थोड़ा बढ़ेगा, वो किशोरावस्था में पहुंचेगा, सामाजिक विशेषताएं उसकी अलग होंगी। जैसे ही वो क्या बोलते हैं कि एडल्ट अवस्था में पहुंचेगा, वहाँ पर विशेषताएं उसकी अलग होंगी। कुछ मेन विशेषताओं के बारे में हम लोग बात करते हैं। बाल्यावस्था में अनुकरण की विशेषता होती है। बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर कौन सा सबसे ज्यादा सामाजिक गुण पाया जाता है, अनुकरण का। वह क्या करता है, अपने घर, आस पड़ोस, जिस तरीके से पेरेंट्स चीजें करते हैं या उससे बड़े जो लोग हैं, कुछ 4-6 साल उम्र में बड़े होते हैं, वो क्या व्यवहार करते हैं, उसी हिसाब से बालक अनुकरण करता है और अनुकरण करने के बाद वही व्यवहार कॉपी करता है। तो यह कहते हैं ऑब्जर्वेशन। और सामाजिक विशेषता क्या होती है, सोसाइटी को ऑब्जर्व करता है बालक। ऑब्जर्व मतलब क्या कहते हैं, अवलोकित करता है, और अवलोकन के आधार पर जो चीजें अच्छी मानी जाती है और देखता है कि इस कार्य को अच्छा कहा जाता है, वही अपने जिंदगी में लाने का वो प्रयास करता है, उसी को दोहराने का प्रयास करता है। मेन बाल्यावस्था की विशेषता सामाजिक यही है। तीसरी बात यह होती है कि प्रशंसा सुनना चाहता है। कोई आंटी आई है तो उसका प्रशंसा करें, उसको बोले कि बच्चा तो बड़ा सुंदर है, बच्चा तो बड़ा अच्छा है, और सोसाइटी से तारीफ सुनना चाहता है, अप्रूवल चाहता है। इसीलिए क्या करते हैं, आप देखते होंगे बाल्यावस्था में बच्चे क्या करते हैं, कोई आएगा तो झट से दौड़ के जाएंगे, पैर छुएंगे, झट से दौड़ के जाएंगे तो पानी ले आके देंगे, और कुछ ऐसा एक्टिविटी करेंगे जिससे पता चले कि इसको भी कुछ आता है। जैसे जितना उनके पास खिलौना रहेगा, जितना उपकरण की चीजें रहेंगी, सब क्या करेंगे, मेहमान आएंगे तो सब खोल के बैठ जाएंगे, ध्यान आकर्षित करने के लिए कि मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं, तुम लोग देखो कि यह सब है मेरे पास। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, लेके बैठ जाते हैं अपना और दिखाते हैं। और जब कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है तो फिर वो अपने मम्मी के या पापा के पास, या जो घर के सदस्य होते हैं, मेहमानों को तो नहीं छेड़ेंगे, मेहमानों से संकोच होता है, जो घर के मम्मी पापा होते हैं और बाकी लोग होते हैं उनके पास जाएंगे, उनके क्या करते हैं, आप लोग नोटिस करते होंगे, तो वो क्या करते हैं, हाथ को ऐसे करके घुमाएंगे कि मेरा देखो। अच्छा, कोई मेहमान आए हैं और आपके घर वालों के साथ अगर वो मुखातिब हैं और बच्चा जाके उनको डिस्टर्ब करता है और अपना ध्यान उनको डिस्टर्ब करके, अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा को डिस्टर्ब करके उनका ध्यान आकर्षित करता है, तब 2-4 बात उसके साथ भी लोग, अरे अच्छा बच्चा है, क्या नाम है तुम्हारा, इस तरीके से बातें होने लगती हैं। तो यह समझ जाता है कि जब नॉर्मली लोग अटेंशन पे नहीं करते हैं
तो हमें क्या करना होता है कि जबरदस्ती अटेंशन लेने के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करना होता है। तो यह सामाजिक विशेषताएं उसकी लर्नर की होती है। स्कूल में अगर बात किया जाए तो सेम यही चीजें होती हैं। सेम स्कूल में जब जाएगा वो तो पूरी 40-50 के बच्चों में उसका मन करेगा कि मेरा नाम लिया जाए, मुझे मॉनिटर बनाया जाए, मुझे आगे अच्छा बच्चा कहा जाए, मुझे होमवर्क करने वाला कहा जाए। अब दूसरी स्थिति में क्या सामाजिक विशेषताएं हो जाती हैं, अगर एक बच्चा डोमिनेंट हो गया और एक बच्चा सारी चीजें करना शुरू कर दिया, वो उसकी तारीफ ज्यादा होने लगी, तो बाकी दब्बू होना शुरू हो जाते हैं, वो अपने आप को आगे नहीं ले आ पाते हैं। एक आध बार टीचर ने डांट दिया किसी कमी से तो वो अपने आप को कमजोर समझना शुरू कर देते हैं, उनको लगता है कि वो ज्यादा होशियार है कंपेयर टू मी। तो ऐसी स्थिति में कमजोरी वाली चीजें डेवलप होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। यही कुछ सामाजिक विशेषताएं होती हैं। उसके बाद किशोरावस्था में एक विशेषता होती है, मैंने इरिक्शन एक सिद्धांत और आप लोगों को पढ़ने की सलाह दूंगा। मैं इरिक्शन का मैंने सिद्धांत पढ़ाया हुआ है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके वहां से इरिक्शन का सिद्धांत देखिए। इरिक्शन ने 8 अवस्थाएं व्यक्तित्व के विकास की बताई हैं, जो बाल्यावस्था से लेकर पूरा मृत्यु तक की अवस्थाएं होती हैं। उसमें से आप अगर सामाजिक विशेषताएं, भावनात्मक विशेषताएं, संज्ञानात्मक विशेषताएं उनको अगर पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी और एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। तो सामाजिक विकास किशोरावस्था में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इसमें व्यक्ति की सामाजिक विशेषता यह होती है कि उसे यह लगता है कि मुझे समाज में अपनी आइडेंटिटी डेवलप करनी है, मेरी पहचान बनानी है, लोग मुझे जाने, व्यापक एरिया में जाने। तो और क्या मैं करूं, किस भूमिका का निर्वाह करूं ताकि मैं लाइट में आ जाऊं। यही मेन सामाजिक विशेषता जो होती है वो लर्नर की होती है। वह अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करता है, और अगर इसमें वो सफल हो जाता है तो उसका डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होने लगता है। और बहुत से आपने देखा किशोरावस्था में बहुत से बच्चे होते हैं कि अपने आप को इस तरीके से लाइट में ला लेते हैं कि वो फेमस हो जाते हैं। तो आज बहुत सारे रील्स जो बना रहे हैं यूट्यूब, क्या बोलते हैं उसमें, क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, टिकटॉक वगैरह पे जो किशोरावस्था वाले बच्चे ज़्यादा ही फेमस हुए थे, तो वो अपनी आइडेंटिटी बनाने में कामयाब हुए। वो उनकी आइडेंटिटी उनके व्यक्तित्व के विकास में बहुत काम करेगी और भविष्य में उनका डेवलपमेंट बहुत बढ़िया तरीके से होता चला जाएगा। इसमें बिगड़ने की भी चीज़ें होती हैं कि आपने अपनी आइडेंटिटी बना ली, शोहरत मिलने लगा, पैसा मिलने लगा, यश मिलने लगा, तो आपका व्यक्तित्व डाउन भी जा सकता है। रोल कंफ्यूजन इसमें ज्यादा होता है, भूमिका नहीं समझ में आती है कि सोसाइटी मुझे किस भूमिका में देखना चाहती है, मैं क्या ऐसा करूं कि सोसाइटी मुझे हाथों पे लेके घुमाए और सोसाइटी मेरे कार्यों की प्रशंसा करे, खुश रहे। और जब सोसाइटी से अप्रूवल मिलता है, प्रशंसा मिलती है, तो व्यक्ति का विकास होता है, नहीं मिलती तो नहीं होता है। ये लर्नर की विशेषता होती है। अब लास्ट बात करेंगे हम लोग अकादमिक विशेषता के बारे में। अकादमिक विशेषता जो है लर्नर की, उसको ये समझिए कि वह पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। स्कूल में एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन लेने से लेके और पूरी डिग्री प्राप्त करने तक हर ईयर की जो सारी गतिविधियां होती हैं पढ़ने लिखने से रिलेटेड, और जो टेस्ट होगा, टेस्ट में जो नंबर मिलेगा, बाद में आपका एनुअल टेस्ट होगा, उसमें जो नंबर मिलेगा, तो ये जो चीजें सारी घटती हैं, सारी जो चीजें ये घटती हैं, ये सब किसमें आती हैं, एक अकादमिक में। और एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड होता है, वो आप कितना क्या किए, कितना नंबर किसमें पाए, तो उसका सेंस होता है एकेडमिक से। तो एकेडमिक स्कोर क्या होता है, किसी विषय में आप प्राप्त जो अंक करते हैं उसे एकेडमिक स्कोर कहते हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड क्या होता है, पूरे साल का जो आपका लेखा जोखा होता है, कितने नंबर किसमें पाए, खेल में कितने पाए, सफाई में कितने पाए, विषयों में कितने पाए, वो एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड होता है। एकेडमिक स्कोर बता दिया, एकेडमिक रिकॉर्ड बता दिया। और एकेडमिक लर्नर की एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स लर्नर की होगी एकेडमिक, ये कि बाल्यावस्था में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स एकेडमिक होगी लर्नर की। बाल्यावस्था में क्या होता है कि बच्चा ज्यादा अंक प्राप्त करके, होमवर्क करके अपने को प्रभुत्व के रूप में दिखाने का, अटेंशन, ध्यान खींचने का लोगों का प्रयास करता है। और अगर इसमें ज्यादा अंक को प्राप्त कर लेता है तो वो सेटिस्फाई होके और एक ब्राइट बच्चे के रूप में अपने आप पहचान बना के और उसका
लाभ वो प्राप्त कर पाता है, और अगर नहीं कर पाता है तो दब्बू, निराशावादी, पढ़ने से अरुचि का होना और पढ़ने से भागना, होमवर्क करने से भागना, स्कूल ना जाने की इच्छा, ये सारी चीजें उसके अंदर आने लगती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो होती है बाल्यावस्था में, वो ये होती है कि वह एक एकेडमिक रूप से वो क्या करता है कि वह यह प्रदर्शित करने का प्रयास करता है कि एकेडमिक एक्टिविटी के साथ मैं को करिकुलर एक्टिविटी करने में भी होशियार हूँ। अगर वह यह भी ठीक तरीके से कर पाता है तब भी उसके अंदर क्या होते हैं, कॉन्फिडेंस का डेवलप होता है, और नहीं कर पाता है तो निराशा, दब्बूपन, इस तरीके की चीजें व्यक्तित्व में उसमें विकसित होती हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था में कौन कौन से एकेडमिक चीजें होती हैं। किशोरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति अपनी पहचान बनाना चाहता है, जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ पे व्यक्ति अपनी पहचान इस रूप में बना लेता है कि मैं क्या बनूंगा। पहला वहां पर उसे पूछा जाने लगता है कि भाई तुम क्या लोगे, तो उसी समय पे अवस्था होती है कौन सी, आपको मैथ से पढ़ना है, साइंस से पढ़ना है, आर्ट से पढ़ना है, तो वहां पे वो उसे सिलेक्शन करना होता है कि मुझे कौन सा विषय लेना है। और जब वो विषय ले लेता है तो सोसाइटी के लोग उससे पूछते ही हैं, तो जब उससे पूछते हैं तो वह क्या बताता है कि मैंने मैथ लिया है तो मुझे ये बनना है। तो एक पहचान उसकी बनती है कि यह इंजीनियर बनेगा, यह डॉक्टर बनेगा, या आईएएस बनेगा, या पीसीएस बनेगा। तो वो जो पहचान उसकी बन जाती है उसके रूप में, उसको मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है, एकेडमिक रूप से स्टडी करता है, एकेडमिक स्टडी करता है और अच्छे नंबर प्राप्त करने की इच्छा रखता है। अब सोसाइटी उससे चूंकि बार बार पूछती है कि भाई तुम कितना नंबर पाए, तुम्हारा टेस्ट था, तुमका क्या स्थिति चल रही है, तो इन सब प्रश्नों को बचने के लिए वह क्या करता है, उसका एक दबाव होता है, उससे बचने के लिए एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये बनती है कि वह पढ़ाई करना शुरू करता है और अच्छे अंक लाने का प्रयास करता है। कई बार बच्चे ये भी करते हैं कि नंबर उनके अच्छे नहीं आते हैं लेकिन झूठ भी बोलना शुरू करते हैं। तो जब इसमें वह एकेडमिक रूप से अपनी पहचान बना के और उसमें प्रगति करता है तो उसके अंदर हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन अगर वह नहीं ला पाता है, किसी कारण से नहीं उसकी चीजें समझ में आती है, तो उसके अंदर निराशा, झूठ, पलायन, परिस्थिति से हटना, जो लोग सोसाइटी के पूछते हैं उसके एकेडमिक चीजों के बारे में उनसे दूर जाना, अगर वो इस रास्ते से आ रहे हैं तो रास्ता बदल के चले जाना, इस तरीके की स्थितियां किशोरावस्था में बच्चे के अंदर बनती हैं एकेडमिक रूप से। दूसरी क्लासरूम में या स्कूल में बात करें तो कौन कौन सी चीजें बनती है, एकेडमिक विशेषताएं बनती हैं। क्लासरूम में क्या होता है कि वहां पर सबसे पहले तो अपनी क्लास में अपनी पहचान बनाने की इच्छा होती है, आइडेंटिटी की बात जैसे किया था किशोरावस्था में होती है। क्लास रूप में अपनी पहचान बनाने के बाद स्कूल लेवल पे जाने, तो क्लास में तो जानते हैं, तो जो बच्चा क्लास में जाने लगता है उसका यह होता है कि मुझे बगल वाले सेक्शन वाले जाने। अब 4-5 बच्चों को नॉर्मली क्लास में सब जानते हैं, अच्छा मानते हैं, बाकी लोग क्या होते हैं कि दबे हुए होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पहला संघर्ष तो होता है क्लास में 1 नंबर पे जाने पे। तो जो 1 नंबर पे चले जाते हैं उनका तो सेटिस्फाई हो गया वह गोल। उसके बाद उनकी पहचान ये होती है कि मुझे बगल वाले सेक्शन के लोग भी जाने। बगल वाले सेक्शन वाले लोग जानने लगते हैं, जैसे मान लीजिए 9th में है, 9th में ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, तीनों सेक्शन वाले जाने। उसके बाद 10th वाले भी जाने, फिर 11th वाले भी जाने। इसी तरीके से अब मुझे पूरा स्कूल जाने, पूरा स्कूल जान रहा है तो मुझे प्रिंसिपल भी जाने। अब प्रिंसिपल भी जान गया तो क्या स्थिति बनेगी कि मुझे अगला बगल वाले स्कूल के लोग भी जाने, यह बच्चा है और यह पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसका मैथ इतना है, इसने मैथ में 100 में 100 लाए, ये किए। तो यह सारी जो पहचान बनाने वाली किशोरावस्था में विशेषता होती है उसकी प्रगति ऐसे होती है। अब जो लोग नहीं कर पाते हैं, जैसे मान लीजिए 5 बच्चे तो लाइट में आ गए, अच्छा स्कोर करने वाले, अच्छे पढ़ने वाले में टॉप 10 में जो है, लेकिन बाकी जो नहीं कर पाते हैं वो पहले तो कोशिश करते हैं, 1-2 एग्जाम में कोशिश करेंगे, फिर अगर आ गए लाइट में और कंपटीशन दे पाए और उसको पीछे करके आगे निकल गए तो वो भी लाइट में आ जाते हैं। 1-2 बार वो कोशिश करते हैं कि नहीं इसको पछाड़ के आगे जाना है, और अगर ऐसी चीजें नहीं बनती हैं तो किशोरावस्था में एकेडमिक विशेषता मेन ये बनती है कि उससे अगर सफल नहीं होते हैं तो उनके अंदर ये भाव उत्पन्न होता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, और फिर वही निराशावादी, फ्रस्ट्रेशन और क्या बोलते हैं दब्बूपन, कॉन्फिडेंस की कमी, पलायन, इस तरीके की क्वालिटीज उनके अंदर विकसित होती हैं। तो एकेडमिक में 3-4 चीजें आती हैं जिसको आप लोगों को समझना है इसकी विशेषताओं में। सबसे पहले रीडिंग को लेके अपनी पहचान बनाएगा, उसके बाद राइटिंग को लेके बनाएगा, उसके बाद स्कोर्स को लेके बनाएगा। यह 3 चीजें इसमें मेन आती हैं, पढ़ना, लिखना और रिजल्ट प्राप्त करना, अर्थात फीडबैक या किए क्या।
तो इसके आधार पर एकेडमिक विशेषताएं, अकादमिक विशेषताएं लर्नर की निर्धारित की जाती हैं। तो इसी के आधार पर अपनी पहचान बनाना स्टार्ट करता है। रीडिंग से रिलेटेड उसकी विशेषताएं, राइटिंग से रिलेटेड विशेषताएं और रिजल्ट से रिलेटेड विशेषताएं। रिजल्ट से रिलेटेड विशेषताएं कि परिणाम आपने क्या प्राप्त किया, स्कोर आपके कितने आए, वही आपकी एकेडमिक विशेषताओं को स्पष्ट करता है और आपके प्रभुत्व को स्थापित करता है। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो में जितनी सारी चीजें बताई हैं, आप लोगों को अगर शिक्षार्थी की विशेषताएं ठीक से समझनी है तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारे साइकोलॉजी के वीडियोस पड़े हुए हैं, लर्निंग की थ्योरीज हैं, इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं, वो सब आप लोगों को पढ़नी चाहिए। उससे आप एक लर्नर के बारे में, शिक्षार्थी के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाते हैं। तो अगर टाइम मिले तो आप उसको ठीक से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बाकी कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसानी होगी। 9th लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।